नमस्कार, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट के साथ और देखते हैं 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। आईटी की छापेमारी का समाजवादी पार्टी लगातार विरोध कर रही है और एसपी के विरोध पर बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने देवरिया की जनसभा में अखिलेश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि उनका व्यापारी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अखिलेश इस पूरे मामले पर परेशान दिख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इन व्यापारी से आपका रिश्ता नाता नहीं था तो आपके चेहरे में 12 क्यों बज रहे हैं? आपकी हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? आप घबराए हुए क्यों हो? वहीं बीजेपी अनुसूचित मोर्चे के एक सम्मेलन में गोंडा पहुंचे पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लिया। 200 करोड़ से ज्यादा मिल चुकी, तमाम संपत्तियां मिली, 50 किलो सोना मिल गया। अब ये जो थी समाजवादी पार्टी का रखा हुआ था, इनके ये लोग थे अखिलेश यादव ने ही, जिससे मिल रहे हैं पैसे, इन्होंने ही समाजवादी इत्र बनाया था, इन्होंने लॉन्च किया था। उस पर साइकिल का निशान था, उसके ऊपर आधा लाल आधा हरा ये लाल टोपी वालों का झंडा था। बीजेपी की तरफ से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को तमाम मुद्दों और बयानों को लेकर घेरा जा रहा है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के सीएम को अनुपयोगी बताने वाले बयान पर जवाब दिया। अनुपयोगी है, सरकार सही कहा है उन्होंने। माफियाओं के लिए अनुपयोगी है, भ्रष्टाचारियों के लिए अनुपयोगी है, मकान पर कब्जा करने वालों के लिए अनुपयोगी है, महिलाओं का अपमान करने वालों के लिए अनुपयोगी है, किसानों का और जनता का शोषण करने वालों के लिए अनुपयोगी है। लेकिन आम गरीब आदमी के लिए जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, उनके लिए सरकार उपयोगी है। वहीं प्रतापगढ़ में बीजेपी के युवा सम्मेलन में पहुंचे कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने भी अखिलेश के फ्री बिजली वाले ऐलान पर निशाना साधा। अखिलेश जी ने किस प्रकार का भेदभाव किया हम सभी को मालूम है। उन्होंने कहा था हम लैपटॉप देंगे, लैपटॉप भी दिए केवल 18 लाख, जबकि कहा था हर इंटर पास छात्र को देंगे। तो कुल मिलाकर वो 18 लाख भी किसको दिए? सिर्फ एक जाति और अपने एक धर्म को मानने वाले लोगों को ही दिए। और लाइट देंगे कहाँ से? अखिलेश जी की जब सरकार थी तो लाइट आती कहाँ थी? क्या आपके प्रतापगढ़ में लाइट आती थी? आपको तो मालूम है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी ए.के. शर्मा मऊ पहुंचे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान ए.के. शर्मा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी काफी दिनों तक मऊ में रहकर पढ़े थे, इसलिए लोगों की मांग थी कि उनकी प्रतिमा यहाँ लगे और अब प्रशासन के सहयोग से प्रतिमा का अनावरण किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना पूज्य मानते हैं। उन सब की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को की कदर करते हुए उन्होंने ये जगह दिया और इतनी सुंदर प्रतिमा का स्थान दे करके उसको इतना सुशोभित ढंग से, अच्छे ढंग से उन्होंने इसे स्थापित करवाया है। मैं जिला प्रशासन का, विशेष करके जिलाधिकारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लखीमपुर के तिकुनिया कांड चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि आशीष मिश्रा की राइफल से फायरिंग हुई थी। चार्जशीट के मुताबिक लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के बाद आशीष मिश्रा की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग भी की गई थी। आशीष के साथ ही अंकित दास की रिवॉल्वर, लतीफ उर्फ काली की रिपीटर गन से भी फायरिंग हुई थी। हालांकि पुलिस की चार्जशीट में आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी असले से फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि आशीष मिश्रा ने कहा था कि 1 साल से उसके असलों से कोई फायर नहीं किया गया है। पुलिस ने बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर फायरिंग की पुष्टि की है। वहीं एसआईटी की चार्जशीट पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि चार्जशीट में अजय मिश्रा को बचाया जा रहा है। एसआईटी भी अब जांच के घेरे में है। अजय मिश्रा टेनी जी का नाम जब एफआईआर में था तो किसके दबाव में उनका नाम निकाल दिया गया? कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डरा रही है। प्रदेश में 24 घंटे में 572 कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 2261 हो गई। वहीं प्रियंका गांधी के परिवार का एक सदस्य और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके बाद प्रियंका ने खुद को आइसोलेट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को भी कोरोना हो गया है। उन्हें गाजियाबाद के कौशाम्बी में यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकार की तरफ से अब बचाव के प्रयास भी तेज किए जा रहे हैं। अब मोदी कैबिनेट की बैठक वर्चुअली होगी। इसके साथ ही केंद्र से जुड़े सभी सरकारी ऑफिस में
50% कर्मचारी ही ऑफिस आ सकेंगे, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं लखनऊ में टीम 9 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में कोविड के लिए इंतजाम करें। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। 20 फरवरी 2022 तक 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य रखा गया है। इस योगामृत महोत्सव की शुरुआत हैदराबाद से योग गुरु बाबा रामदेव ने की। इस कार्यक्रम में 150 देशों के प्रतिभागियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। विश्व एकता और स्वास्थ्य चेतना के लिए ये बड़ा आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद हैं। प्राणाहुति, सहज मार्ग, यह योग का अध्यात्म का मार्ग, और वो भी अपनी ऋषि परंपरा के अनुरूप। वेद परंपरा, दर्शन, उपनिषदों की, ऋषियों की, उस योगियों की परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, आज के युग में 160 देशों में निशुल्क योग सिखाना, वह अपने आप में निशुल्क ध्यान सिखाना, निशुल्क मेडिटेशन, और वह भी पिछले 75 वर्षों से यह इस मानवता की बहुत बड़ी सेवा पूज्य दाजी कर रहे हैं। हम उनका कृतज्ञ हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अमेठी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विघटन और विभाजन कांग्रेस के जीन्स का हिस्सा है और जिनके पूर्वज खुद को एक्सीडेंटल हिंदू बताते थे, वो खुद को हिंदू बोल भी नहीं सकते। विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। सीएम योगी के बयान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीएम योगी पर पलटवार किया। एक्सीडेंटल योगी है, मैं उन्हें राजनीतिक योगी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो योग का अपमान होगा। वो उस भगवे का अपमान कर रहे हैं जो भगवा हमारे साधु संत धारण करते आए हैं। अमेठी की जनसभा में सीएम योगी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पुराने किस्से के जरिए उन पर तंज कसा। यहां के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के दृश्य, बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे, तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं, हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। इसके अलावा अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम को कांग्रेस का घमंड तोड़ने वाला बताया। जिस दिशा में गरीब को छोड़ता आया एक परिवार, आज योगी जी मेडिकल कॉलेज का ये कार्यक्रम उस परिवार के घमंड को और भ्रम को तोड़ने का एक हुंकार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एसपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। बस्ती में जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने अखिलेश पर गंभीर आरोप लगाए। नड्डा ने कहा कि अखिलेश यादव ने 15 आतंकियों को बचाने के लिए केस वापस लिया और एसपी सरकार में रक्षक ही भक्षक बन गए थे। अखिलेश जी, आपने 15 आतंकवादियों को बचाने के लिए उनके केस विड्रॉ किए थे। 15 आतंकवादी ऑन रिकॉर्ड, 15 आतंकवादियों को छोड़ने का श्रेय अखिलेश जी को जाता है, मेरा गंभीर आरोप है। वहीं अमेठी में सीएम योगी ने भी एसपी सरकार पर आतंकियों को बचाने का आरोप लगाया। एक तरफ ये लोग हैं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जो आतंकवादियों को ठिकाना लगा करके राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। लखनऊ में कई दलों के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अंबेडकर नगर के बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे, बहराइच की बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा, सैयदा खातून, पूर्व विधान परिषद सदस्य कांति सिंह समेत बीएसपी के कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अखिलेश यादव ने दावा किया कि जिस दिन गाजीपुर से हमारा रथ चलकर लखनऊ पहुंचा, उस दिन बीजेपी के होश उड़ गए और अगले ही दिन उन्होंने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून वापस ले लिए। पहले तो साजिश कर करके ये 3 ऐसे कानून लाए
जिन कानूनों से किसानों की खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, उनके हाथ में खेती नहीं बचती, मजबूरी में उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। और मैं जानता हूं और हमारे तमाम साथियों ने बताया कि जिस समय गाजीपुर से मऊ आजमगढ़ होते हुए जब सवेरे रथ पहुंचा था, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि किसानों के 3 कानून वापस ले लिए। सीएम योगी ने लखनऊ में श्रमिकों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन ट्रांसफर किया। योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में 1,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। दिसंबर से मार्च यानी 4 माह तक 500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। कुल 2,000 रुपए दिए जाने हैं, जिसकी 1,000 रुपए की 2 किस्तें जारी की गई हैं। पहले चरण में करीब 1,50,00,000 श्रमिकों को 1,500 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सरकार ने तय किया है ये निर्माण का कार्य करेंगे और बच्चों को पढ़ाने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूलों में पढ़ाने का कार्य सरकार करेगी। अटल आवासीय विद्यालय पूरे प्रदेश के अंदर सभी कमिश्नरी मुख्यालय में इसीलिए स्थापित किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को बड़ी सौगात दी। सरकार ने 3,73,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय 500 रुपए बढ़ा दिया है। इस तरह अब आंगनबाड़ी वर्कर्स को 7,000 रुपए प्रति महीने और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स को 5,500 रुपए प्रति महीने मानदेय मिलेगा। कार्यक्रम में सीएम ने 585 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कोरोना काल में बेहतरीन काम किया। सीएम योगी ने कहा कि नीति आयोग, केंद्र सरकार, WHO और फाइजर वैक्सीन निर्माताओं ने यूपी की कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ की है। स्वयं का बचाव करते हुए दूसरों को बचाने का जो कार्य हुआ है वो अद्भुत हुआ है, अभिनंदनीय हुआ है। और उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन को न केवल नीति आयोग ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, बल्कि दुनिया के तमाम देशों ने भी और WHO ने भी उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की सराहना की है। तो इसके पीछे 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश को कोरोना से पूरी तरह बचाने में अपना योगदान दिया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पुस्तक और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की लिखी रचनावली समेत कई अन्य पुस्तकों का विमोचन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व राज्यपाल राम नाईक, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित समेत कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम से पहले विधानसभा के तिलक हॉल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत अन्य महापुरुषों के चित्रों का अनावरण किया गया। इसके अलावा पुस्तक विक्रय केंद्र का भी लोकार्पण किया गया। न केवल वैदिक वांग्मय पर बल्कि समसामयिक विषयों पर भी जो बेबाक टिप्पणी माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने समय समय पर की है और देश काल और परिस्थिति के अनुरूप अपने साहित्य को समाज के अनुकूल और युग के अनुकूल बनाने का कार्य किया है। देश भर में सोमवार से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। यूपी के सभी जिलों में भी पूरी तैयारी के साथ बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लिया, साथ ही बच्चों से बातचीत भी की। सीएम ने प्रदेश में बच्चों के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम की जानकारी दी। सीएम ने तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील भी की। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। उत्तराखंड में 15 से 18 साल तक के बच्चों का आज से कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेस कोर्स स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू स्कूल से प्रदेश में किशोरों के कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। राज्य के सभी जिलों में टीकाकरण जारी है।
वहीं टीकाकरण के शुभारंभ के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब बच्चों को सुरक्षा कवच मिलने वाला है। वहीं अभियान के लिए सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। 22,000 15 से 18 वर्ष के आयु के हमारे बच्चे हैं, उन सभी को अगले एक सप्ताह के अंदर हम लोग वैक्सीनेशन लगा देंगे। मैं सभी बच्चों को चूँकि सुरक्षा कवच में वो आने के लिए वैक्सीनेशन की जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में आने के लिए उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने श्रेणीबद्ध तरीके से सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई है। 15 से 18 साल के इन बच्चों को सभी को जो वैक्सीन मिल रही है उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन मंगलवार को खटीमा में होगा और सीएम पुष्कर धामी इसके लिए अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने थारू इंटर कॉलेज पहुंचकर विजय संकल्प यात्रा के समापन में पहुंच रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। सीएम धामी ने कहा कि मंगलवार को खटीमा में विजय संकल्प यात्रा का समापन होगा। लघु भारत सीमांत क्षेत्र खटीमा में कल उस यात्रा का समापन हमारे देश के वरिष्ठ नेता भारत सरकार के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा किया जाएगा। इसमें वो यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे, उनको नमन करेंगे, साथ में यहाँ पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे।